हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम एक एक हॉट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, आपने हर दूसरे बंदे को कहते हुए सुना होगा कि यार डीएसए पढ़ ले, तेरे को बैंक कंपनीज में जाना है, तेरे को फैंग कंपनीज में जाना है। जितनी भी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, ऊबर। सो यार, इन कंपनीज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपसे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी लेवल पे जाओ, आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो आपके ज़्यादा राउंड्स होंगे। आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया है कुछ ईयर्स का, लेट्स से आप SG2 पे जा रहे हो, तो हो सकता है आपसे एक से दो राउंड्स पूछे जाएं। बट यार डीएसए के बिना, आज के टाइम पे आप डीएसए के बिना तो ऐसा नहीं है कि आप बढ़ जाओगे आगे। डीएसए तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब किसी कंपनीज में ऊपर लेवल का पूछा जाता है, हाई लेवल का पूछा जाता है, जैसे गूगल, गोल्डमैन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वगैरह में, फेसबुक वगैरह में। कुछ कंपनीज में बहुत नॉर्मल पूछा जाता है। ठीक है, बट करना तो यार पड़ेगा अगर आपको मैंग लेवल कंपनीज में जाना है। ठीक है, कौन सी कंपनीज में जाना है? मैंग कंपनीज लेवल में। ठीक है, M फॉर मेटा, A फॉर अमेजन, A फॉर एप्पल, N फॉर नेटफ्लिक्स, G फॉर गूगल। पहले इसको फैंग भी बोलते थे। क्या बोलते थे? फैंग। क्योंकि फेसबुक का नाम अभी चेंज हो गया, मेटा हो गया है, सो इसलिए ये हो गया है M। ठीक है, सो यार इन कंपनीज में पूछा जाता है। इसके अलावा जो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स है उनके अंदर भी पूछा जाता है। गोल्डमैन जैसी कंपनीज में भी काफ़ी पूछते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं है, उसमें भी पूछते हैं। सो यार डीएसए तो पूछते हैं। यार डीएसए मतलब क्यों पूछते हैं? डीएसए का इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब जब आप कंपनीज के अंदर जाते हो तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार डीएसए हम यूज़ तो करते नहीं है ना, और डीएसए पे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट पूछते हैं। ठीक है, एक्चुअली इनडायरेक्टली हम डीएसए यूज़ कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे भी, डेवलपमेंट जब हम करते हैं। हाउएवर उस लेवल का नहीं करते, बट यार करते तो हैं। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि डीएसए एक्चुअली है क्या। डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, एल्गोरिथम्स पे बाद में आएंगे, फिलहाल हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। सो यार आपके पास एक डेटा होता है। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का डेटा हो सकता है, कंपनी का डेटा हो सकता है, अमेजोन पे आप ऑर्डर करते हो, ऑर्डर वाला डेटा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आपको उस डेटा को स्टोर कराना है। अब आप डेटा को जब स्टोर कराओगे तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है, राइट? जब आप बचपन में क्लास में थे, स्टूडेंट थे, तो आपकी एक अटेंडेंस हुआ करती थी। अटेंडेंस रजिस्टर में आपका जो रोल नंबर के हिसाब से या आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके नेम्स रहा करते थे, राइट? एक सीरियलाइज फैशन में, कि सबसे पहले A B C D उस टाइप से, राइट? तो आप हमेशा डेटा को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर कराते हो। ठीक है, अब कोडिंग में या प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ है कि डेटा स्टोर कराने के अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करा सकते हो, और उन्हीं को ही बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको स्टोर कराने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो डेटा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। एक डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ भी होता है, ट्रीज भी एक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, राइट? एक डेटा स्ट्रक्चर ट्राई है, सेगमेंट ट्री है। सो ये सब क्या है बच्चों? डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर है, इनमें डेटा को स्टोर कराने का तरीका अलग होता है। जैसे एरे में लीनियर फैशन में कराते हो, ग्राफ में नोड्स और एजेस वर्टिसेस वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्री में थोड़ा अलग तरीके से चलते हो, ट्री में चाइल्ड पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट चलता है, एंड ट्राई भी एक तरीके से ट्री टाइप सी है, तो उसमें भी चाइल्ड और पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट चलता है, राइट? सो अभी मैं आपको यहाँ पे मोटिवेशन देने वाला हूँ कि टीएसए से एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ठीक है। सो आप ये एग्जाम्पल देखो, एक बार ये एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ये मैंने कंपाइल किया है, रन किया है अपने आईडी में, इंटेलिजे में, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। सो मैंने बेसिक सा प्रोग्राम लिखा है। मैंने क्या लिखा है ध्यान से समझो। मैंने एक एरे ले लिया है। ठीक है, मैंने एक एरे लिया। अब इस एरे में मैंने इस लाइन पे, इस फॉर लूप के अंदर क्या किया है, उसमें 1 मिलियन एलिमेंट्स डाल दिए हैं। कितने एलिमेंट्स डाल दिए बच्चों? 1 मिलियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये स्टार्ट टाइम क्या है? स्टार्ट टाइम क्या है? देखो, स्टार्ट टाइम क्या है, मान लो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। ये प्रोग्राम आपने रन किया 10 बजे। सो इसको रन होने में कुछ टाइम लगेगा, राइट? लेट्स से ये 10 बज के 0 मिनट 0 सेकंड पे शुरू हुआ, और ये ख़त्म हो जाता है लेट्स से 10 बज के 0 मिनट और 1 सेकंड पे। ठीक है, ठीक है। सो हमने ये एक स्टार्ट टाइम नोट किया प्रोग्राम जब चल रहा था उस टाइम पे, कि ओके ओके, अभी ये फॉर लूप चलने से पहले टाइम देख लिया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, और ये टाइम जो है बच्चे मिली सेकेंड्स में है। सो बेसिकली न्यू डेट डॉट गेट टाइम क्या करेगा, इसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देगा स्टार्ट टाइम को। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 100 था। फिर हमने फॉर लूप के अंदर 1 मिलियन एलिमेंट्स डाल दिए एरे के अंदर फॉर लूप यूज़ करके। उसके बाद हमने एंड टाइम लेट्स से 108 हो गया है। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में है, ये मिली सेकेंड्स में है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बेसिकली ये चेक किया कि इस एरे के अंदर 1 मिलियन एलिमेंट डालने में कितना टाइम लग रहा है। सो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया कि टाइम कंज्यूम्ड इन इंसर्टिंग 1 मिलियन एलिमेंट्स इन एन अरे इज एन टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। करेक्ट है, 8 मिली सेकेंड भाई, यही होगा ना, एन टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों,
उसके बाद हम सर्च कर रहे हैं एरे के अंदर एलिमेंट्स को, हम देख रहे हैं कितना टाइम लगता है सर्च करने में। इंसर्शन का टाइम हमने देख लिया कि 1 मिलियन एलिमेंट को इंसर्ट करने के अंदर इतना टाइम लग रहा है। अब देखते हैं सर्च करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स में सर्च कर रहा हूँ? मैं सर्च कर रहा हूँ 95,000 एलिमेंट्स। कितने? 95,000। वो कैसे पता चला? सर्च चल रहा है 1 लाख तक, और कहाँ से? 5,000 तक। तो 1 लाख माइनस 5,000 करोगे तो 95,000 आएगा। गॉट इट? सो इसमें भी कितना टाइम लगा वो भी हमने प्रिंट करा लिया यहाँ पे। ठीक है, कि 95,000 एलिमेंट्स को सर्च करने में इतना टाइम लगा। अब देखते हैं, देखो जब हमने 1 मिलियन एलिमेंट्स को इंसर्ट किया तो टाइम लगा 5 मिली सेकेंड। ठीक है, टाइम लगा 5 मिली सेकेंड। जब हमने बच्चों सर्च किए 95,000 एलिमेंट्स को एरे के अंदर तो टाइम लग रहा है 1612 मिली सेकेंड्स। 1612 मिली सेकेंड्स, ये ऑलमोस्ट 1.6 सेकेंड्स है बच्चों, 1.6 सेकेंड्स। अब आपको लग रहा होगा 1.6 तो कुछ भी नहीं है, 1.6 बहुत ज़्यादा होता है, 1.6 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया एरे के अंदर अगर हम 1 मिलियन एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं तो 5 मिली सेकेंड, अगर 95,000 एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं तो 1.6 सेकेंड्स के करीब टाइम लग रहा है। ठीक है, ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर की बात की हमने? एरे डेटा स्ट्रक्चर की। कौन से डेटा स्ट्रक्चर की बच्चों? एरे की। ये एरे डेटा स्ट्रक्चर है, जावा के अंदर सिंटेक्स है ये एरे का। ठीक है, तो इसमें अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं बच्चों तो कितना टाइम लग रहा है टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1612 प्लस 5 मिली सेकेंड्स विच इज 1617 मिली सेकेंड्स। इंसर्शन प्लस सर्चिंग में सर्च कितने एलिमेंट्स किए? 95,000। इंसर्ट कितने किए? 1 मिलियन विच इज 10 lakhs। ठीक है, तो 1617 मिली सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने एक अलग डेटा स्ट्रक्चर पे चलते हैं विच इज सेट डेटा स्ट्रक्चर। विच इज सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सेट है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों? सेट। इसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री पे रहता है। ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री मतलब सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री पे रहता है, या फिर ऑर्डर्ड बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री का ही स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन। तो वैसे ये होता है रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री। ठीक है, इसमें डीप में नहीं जाएंगे अभी। खैर, तो अब हमने सेट डेटा स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, सेम काम हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम सेट में किया है। क्या किया है? हमने बोला है कि 1 मिलियन एलिमेंट्स को हमने सेट में इंसर्ट किया। उसके बाद हमने चेक किया कि कितना टाइम लगा है सेट में 1 मिलियन एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के अंदर। फिर हमने सेम 95,000 एलिमेंट्स को सर्च किया है सेट में यहाँ पे, और ये वही 95,000 एलिमेंट्स है जो हमने एरे के अंदर सर्च किए थे। ठीक है, 5,000 से 1 लाख तक। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एरे के अंदर, सो हमने कहाँ से सर्च किए हैं बच्चों? 5,000 से 1 मिलियन, राइट? 5,000 से 1 लाख, नॉट 1 मिलियन। ओके, सो वही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हम यहाँ पे भी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो वो किया। अब हमने फाइनली यहाँ पे देखा टाइम कंज्यूम्ड इन सर्चिंग 95,000 एलिमेंट्स इन अ सेट, और यहाँ पे वो टाइम प्रिंट करा दिया। अब हमें बेसिकली डिफरेंस देखना है कि एरे और सेट में एक्चुअली कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हमने इंसर्ट किए 1 मिलियन एलिमेंट्स तो सेट में टाइम लग रहा है 105 मिली सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है? 105 मिली सेकेंड। लेकिन जब हमने 95,000 एलिमेंट्स को सेट में सर्च किया तो सिर्फ 6 मिली सेकेंड्स। सिर्फ 6 मिली सेकेंड्स। वहाँ पे कितना लग रहा था? मोर देन 1600। एरे के केस में मोर देन 1600 लग रहा था, यहाँ पे 6 मिली सेकेंड्स। 6 मिली सेकेंड्स, और इंसर्शन के टाइम पे 105। तो इसमें टोटल टाइम कितना लगा? 111 मिली सेकेंड्स। अब आप डिफरेंस समझो कि एरे के अंदर आपको 1.6 सेकेंड 16 मिली सेकेंड 1600 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम लग रहा था, और यहाँ पे सिर्फ 111 मिली सेकेंड में काम हो गया। और यार जब हम कंपनीज में बात करते हैं तो अमेजोन पे कोई 1 मिलियन यूजर्स का डेटा नहीं रहेगा। अमेजोन पे पता नहीं कितने बिलियन, और फेसबुक पे और इन सब पे बहुत यूजर्स होते हैं। सो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस आएगा इस टाइम में, अगर आपने अच्छे से जो रेलेवेंट जो प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया है। आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है हमेशा कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होना है। देखो यहाँ पे 1617 मिली सेकेंड्स टाइम लग रहा था, सी राइट, एरे के केस में, और वहाँ पे लगा है सिर्फ 111 मिली सेकेंड। हाउएवर यहाँ पे इंसर्शन में टाइम सिर्फ 5 मिली सेकेंड लगा है, वहाँ पे अराउंड 105 मिली सेकेंड लगा है सेट के केस में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अमेजोन पे डेटा या फेसबुक पे आप पोस्ट या इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज बहुत कम डालते हो, ठीक है, लेकिन देखते ज़्यादा हो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं रीड राइट। ठीक है, आप रीड बहुत ज़्यादा करते हो, राइट कम करते हो। राइट, आप इंस्टाग्राम पे चीज़ों को देखते ज़्यादा हो, स्टोरीज बहुत देखते हो, रील्स बहुत देखते हो, पोस्ट्स बहुत देखते हो, बट आप अपलोड बहुत कम करते हो। राइट, सो डेटा रीड ज़्यादा करना होता है, राइट कम करना होता है। सो उसका क्या मतलब हुआ? एक तरीके से इसको ऐसे समझो कि सर्च ज़्यादा होता है, बेसिकली सर्च आपको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा,
सर्च करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन राइट होता है कम। ये जो आपने यहाँ पे एलिमेंट्स डाले ये कम होते हैं, ठीक है, लेकिन रीड होता है बहुत ज़्यादा। सो हमें रीड ऑपरेशंस को मैक्सिमम केसेस में हमें रीड ऑपरेशंस को करना होता है एफिशिएंट, उनको करना होता है ऑप्टिमाइज। सो उस केस में अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे हमारा सेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 95,000 एलिमेंट्स को सर्च करने में सेट ने लिए हैं सिर्फ 6 मिली सेकेंड्स, वहीं पे एरे ले रहा था मोर देन 1600 मिली सेकेंड। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्यों डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है टोटली कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सो बच्चों, आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा और समझ में आएगा कि डीएससी क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने डीएससी के कोर्स में जो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है। टिल देन बाय, और खूब मेहनत करते रहो, मस्ती करते रहो, पढ़ते रहो। आई विल सी यू सून, बाय।